दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा, आदत हर खबर की। एक ऐसी खबर है जिस पर कई दिन से सब लोगों की नजरें लगी हुई हैं। ये खबर है कि भाई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ये मामला इतना टलता क्यों चला गया, अब आखिरकार गले में फंस गया है। और फंस ऐसे गया है क्योंकि सितंबर में तीन, अब बल्कि दो अहम तारीख है, हालांकि तीसरी भी एक कोइंसिडेंस है, एक और तारीख है 11 सितंबर, 17 सितंबर और 25 सितंबर, जिसमें से एक 11 सितंबर जो है मोहन भागवत का जन्मदिन है, 17 को नरेंद्र मोदी का है और 25 सितंबर को आरएसएस को 100 साल हो जाएंगे। अब ये पूरा सितंबर का महीना बड़ा अहम होगा, लेकिन उससे पहले अहम ये है कि आरएसएस के कब्जे में कितनी ताकत है सत्ता की, वो चाबी उनके हाथ पूरी लगी है कि नहीं लगी है, इसको लेकर के सारा मंथन चल रहा है। बीजेपी के अंदर खुद दो तरह की परिस्थिति हो गई है, एक एक्टिव बीजेपी हो गई, एक स्लीपिंग बीजेपी टाइप हो गई है। जैसे कि एक तो दिखता है कि भाई फैसले मोदी जी ले रहे हैं, लेकिन दरअसल मोदी जी फैसले जो ले रहे हैं वो किस दबाव में और कैसे ले रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। खबर आ रही है कि अब इन दोनों की मीटिंग हो सकती है। दो अलग अलग धुरी वाले व्यक्ति हो चुके हैं ये आज की तारीख में। एक वक्त में साथ थे, एक ही मोटिव के साथ बढ़ रहे थे, लेकिन आज अलग अलग हो गए हैं। अब ये दोनों अलग होकर के क्या नया करने वाले हैं, क्योंकि अलग हैं तो टकराव ज्यादा है, और ये टकराव इन्हें किस मंजिल पर ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। मोदी जी कई बार मोहन भागवत से मिलने के लिए भी जब नागपुर गए तो उनकी मुलाकात नहीं हुई। मोहन भागवत के कई ऐसे ऑफर थे जो कि सत्ता में रहने वाले उनके मोदी जी से कुछ अपेक्षाएं थी, जब वो मोदी जी ने पूरी नहीं की तो ये दूरियां और बढ़ती चली गई। तमाम तरह की परिस्थितियां इसमें देखने को मिलती रही हैं। अब देखना ये होगा कि ये अहम मीटिंग क्या कुछ कर पाएगी या फिर अंदर के द्वंद में और आग लगाएगी। आइए चर्चा करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी से और उन्हीं से समझेंगे इस पूरी बात को। सर, ये वाकई में ये रिश्ता इनका जो बन चुका है, अब बड़ा कटुता का रिश्ता बन गया। अब ये कोई बहुत अच्छा रिश्ता इनका नहीं रहा है, और ये रिश्ता खुल करके सामने आता रहा है किस तरह से कि मोहन भागवत इशारों इशारों में बोलते रहे। अयोध्या में भी ये देखने को मिला था कि जब वहां पर कार्यक्रम इतना बड़ा रखा गया, दुनिया भर से लोगों को बुलाया गया, करोड़पतियों को बुलाया गया, कॉर्पोरेट्स को बुलाया गया, तो उस वक्त मोहन भागवत की स्थिति वहां पर पहुंचने की जो थी वो ऐसी थी जैसे कि उस मुद्दे को ये दोनों अपने अपने हिस्से में रखना चाहते थे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो स्थिति है वो भी ऐसी है कि उसको भी कोई अपने अपने हाथों में रखना चाहते हैं। किसके हाथ से छूटेगा और क्या होगा, सर ये तस्वीर साफ कीजिए। विनीता, जो सिस्टम है भाजपा का और आरएसएस का, आरएसएस एक महासचिव देती है राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तरों पर, और वो कुछ दिन पहले तक वो आरएसएस के पदाधिकारी होते हैं। अचानक हम सुनते हैं कि वो राष्ट्रीय महासचिव संगठन हो गए हैं, जिनको संगठन महासचिव कहा जाता है। संगठन महासचिव जो बीजेपी में होता है वो सबसे ताकतवर आदमी होता है और आरएसएस के बिहाफ पर वो संगठन चलाता है। संगठन महासचिव इतने ताकतवर भी होते हैं कि आमतौर पर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष कई बार उनके सामने बौने नजर आते हैं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष खुद कोई बहुत बड़े कद काठी के लोग ना हो। आरएसएस ने शुरू से, जब उसने भारतीय जनता पार्टी पहले सबसे पहले जनसंघ के नाम से उसने जब अपनी राजनीतिक शाखा की शुरुआत की, आरएसएस के 100-150 मुंह हैं। जैसे रावण के 10 मुंह थे, आरएसएस के 100-125 मुंह हैं। उसमें एक राजनीतिक मुंह है, उस राजनीतिक मुंह का नाम पहले जनसंघ था, फिर उसके बाद उसका नाम बदल करके जनता पार्टी टूटने के बाद 1980 से उसका नाम भारतीय जनता पार्टी हो गया। आरएसएस अपने सारे मुंह को अपने हिसाब से चलाती है और उसके सारे संगठनों में भी आरएसएस के लोग रहते हैं जो उसको संचालित करते हैं। वो महिला संगठन हो, वो स्वदेशी के नाम पर हो, वो मजदूरों के नाम पर हो, वो छात्रों के नाम पर हो, तरह तरह के नाम पर उसके तमाम संगठन हैं। यहाँ तक कि संकल्प के नाम से उनकी संस्था है जो प्रशिक्षित करती है लोगों को कंपटीशन में एग्जाम पास इत्यादि करने के मामले में। खैर, ये तो विषय अलग हो गया। अभी जो सवाल है वो ये है, क्या ये माना जाए कि आरएसएस और बीजेपी अलग हो गई है? क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस कोई अलग अलग दो धुरी बन गए हैं? क्योंकि मैं तो देख रहा हूं कि आरएसएस के जो चीफ हैं उनको वो सुरक्षा मिली हुई है जो भारत के गृह मंत्री को मिली हुई है। वो सुरक्षा और किसी को नहीं मिली हुई है। वो भारत के गृह मंत्री के पास है और आरएसएस के चीफ के पास है। और अभी तक नरेंद्र मोदी ने जो जो काम किए हो, वो चाहे धारा 370 हो, वो एनआरसी लाने का सवाल हो, वो कॉमन सिविल लॉ का सवाल हो, इस तरह के जितने भी सवाल हैं,
ये सारे तो आरएसएस के ही प्रोग्राम थे। नरेंद्र मोदी ने वही सारे प्रोग्राम चलाए। बीच बीच में आरएसएस के चीफ कोई एक नया बयान अलग तरह से जारी कर देते हैं। जैसे जब सारे मंदिरों के मस्जिदों के नीचे मंदिर और शिवलिंग ढूंढे जा रहे थे, एक दिन आरएसएस के चीफ ने एक बयान जारी कर दिया कि कोई जरूरी नहीं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढा जाए। और आपको याद होगा कि उसके अगले दिन से ही शिवलिंग ढूंढने वाले, उसके बारे में चर्चा करने वाले लोग चुप होकर बैठ गए, क्योंकि वो सारे के सारे लोग आरएसएस की कठपुतलियां हैं। कभी आरक्षण पर इसी तरह का बयान दे देते हैं। अभी उन्होंने बयान दे दिया कि औरंगजेब की कोई प्रासंगिकता नहीं है। सवाल यह है कि वो बजरंग दल हो जो दंगा करता है, विश्व हिंदू परिषद हो जो ऐसे मुद्दे उठाता है, या बीजेपी के अंदर बैठे हुए आरएसएस के लोग हैं जो हिंदू मुसलमान नफरत घृणा इसके अलावा कोई बात नहीं करते हैं, क्या वो बिना आरएसएस की मर्जी के एक शब्द बोल सकते हैं? आरएसएस का एक सिस्टम ही नहीं है कि कोई उसकी मर्जी के खिलाफ कोई एक शब्द बोल दे। उनके यहाँ वो कविता बड़ी अच्छी तरह लागू होती है आरएसएस के काम के ऊपर कि एक आदमी की हत्या होती है, एक आदमी उसकी बुराई करता है, एक आदमी उसकी हत्या का कारण बताता है, एक आदमी हत्या की निंदा करता है, और उसके बाद ये सब के सब मिल करके फिर एक नई हत्या को प्लान करते हैं। इस कविता को मैंने खाली संक्षेप में आपको बताया। तो आरएसएस संगठन इस तरह चलता है। उसके अलग अलग संगठनों के अलग अलग काम है, कौन दंगा करेगा, कौन अफवाह फैलाएगा, कौन क्या करेगा। अभी मुद्दा चल रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। यह हो सकता है कि किसी मुद्दे पर विवाद हो, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बड़ा पद है, और यह विवाद यूं नहीं खड़ा हुआ, यह विवाद खड़ा हुआ नड्डा साहब की वजह से। आपको याद होगा सारे दर्शकों को कि पिछले लोकसभा चुनाव से पूर्व जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया था कि अब आरएसएस की हमको जरूरत नहीं है, और वो बयान एक बड़ा घातक बयान था। वो बयान शायद हैसियत से बढ़ के दिया गया बयान था। वो बयान नड्डा साहब कैसे देने में कामयाब हो गए, कैसे दे बैठे, चूक उनसे कैसे हुई, मुझे भी आश्चर्य है। अहंकार में ज्यादा आ गए थे, ताकत में ज्यादा महसूस कर लिया था उन्होंने अपने को, या ऐसा लग गया था कि मोदी जी और उनको मिला करके अब आरएसएस का खाली कठपुतली है, बाकी कुछ नहीं है, या क्या सचमुच आरएसएस के लोगों ने अपना रुख और अपना व्यवहार, अपना चरित्र ऐसा बना लिया है कि वो केवल कठपुतली मात्र रह गए हैं? क्या वो सत्ता के आगे पीछे घूमने वाले लोग मात्र बन के रह गए हैं? क्या वो सत्ता से लाभ उठाने वाले लोगों की जमात बन के रह गई है? अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर जो टुकड़े फेंकेगा, वो टुकड़े जिसको फेंकेगा उसके बारे में कोई अच्छी राय तो नहीं रखेगा और अच्छी तरीके से उसका व्यवहार भी नहीं करेगा। जेपी नड्डा के उस बयान के बाद निश्चित तौर पर आरएसएस चौकन्ना हुआ। फिर उसको यह लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी ही कठपुतलियां हमको आग दिखाएं। तब शायद उसको लगा अब जो नया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो हर हालत में हमारा आदमी होना चाहिए, वो हमारा यस-मैन होना चाहिए, और हमारे बिहाफ पर वो सत्ता को कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, क्योंकि अंततः संगठन ही सत्ता से सब बड़ा होता है, संगठन के द्वारा ही सत्ता का चयन होता है। तो लगता है उसके नाते कुछ विवाद हुआ है। मोदी जी और अमित शाह दोनों गुजराती बंधु अपनी मर्जी का कोई अध्यक्ष बनाना चाहते जो उनका यस मैन हो, जो ये चाहे वो अमित शाह जो चाहे वो करते रहे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल हाँ में हाँ सिर मिलाता रहे। जैसे आपने देखा होगा कि पहली बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा था, लेकिन जवाब अमित शाह दे रहे थे। नरेंद्र मोदी केवल इधर उधर सर हिला रहे थे, एक शब्द भी नहीं बोले। इसी टाइप का एक अध्यक्ष ये दोनों गुजराती बंधु चाहते हैं। इसको लेकर के हो सकता है कि दोनों में एक खींचतान चल रही हो। अभी उनकी जो सर्व सभा होती है, सबको मिला के जो बनती है, उसकी मीटिंग थी आरएसएस की। इसके बाद मैंने सुना है कि 30 तारीख को नरेंद्र मोदी नागपुर जा रहे हैं और वहां पर उनकी और आरएसएस की चीफ की मुलाकात होने वाली है। उस मुलाकात में क्या होता है देखते हैं। मैंने कहीं सुना है एक नाम तो कोई अंबेडकर या अंबेकर ऐसे कोई नाम है, सुनील अंबेकर, उनका नाम आरएसएस से शायद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बढ़ाया है। एक बार मैंने आपकी डिबेट में बहुत दिन पहले एक बात और कही थी, मैं अभी आज फिर उस बात को दोहरा दे रहा हूं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी साहब भी शायद मंत्री पद से बहुत खुश नहीं है। जो हालात है और जिस तरह से उनके अधिकार काटे गए, उनके बजट काटे गए, जिस तरह सरकार चल रही है, जिस तरह से नागपुर में दंगा हुआ, उस पर भी नितिन गडकरी साहब ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीच में एक जगह भाषण देते हुए नितिन गडकरी ने कहा था कि जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं मैं तुमको चप्पल से मार सकता हूं, या इस तरह के कोई शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। नितिन गडकरी साहब थोड़े से सलीके के आदमी लगते हैं, काम भी अच्छा करते हैं, उनके मंत्रालय के नाम पर ये सरकार जानी जाती है। उन्होंने कहा था जो करेगा जात की बात उसको पड़ेगी लात, उसको पड़ेगी लात। तो नितिन गडकरी साहब थोड़ी जायज सी बातें करने वाले आदमी लगते हैं।
और उन्हीं के मंत्रालय के नाम पर यह भाजपा की पूरी सरकार मानी जाती है। कोई काम दिखाई पड़ता तो उनके मंत्रालय का दिखाई पड़ता है। और नितिन गडकरी साहब अगर नागपुर के दंगे से इस कदर नाराज है कि उनको कोई मना नहीं पा रहा है, नितिन गडकरी साहब दोनों गुजरातियों से अगर इस कदर त्रस्त है, तो मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई दलित को बनाना मजबूरी है तो अलग बात है। दलित चूंकि एक बड़ा वोट बैंक है, उसको बनाना, और एक सवाल उठता रहा है कि आरएसएस में आज तक कोई दलित या पिछड़ा आरएसएस का चीफ क्यों नहीं हुआ। तो आरएसएस का चीफ तो नहीं हो पाएगा, आगे भी वो चिपकाओ नहीं कोई न कोई होगा, लेकिन दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके वो उस आरोप को थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई कंपल्सन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि गडकरी साहब को जरा 1% भी ऑफर अगर आरएसएस की तरफ से हुआ तो शायद गडकरी साहब मंत्री रहने के बजाय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पसंद करेंगे। पहली बार भी जब वो अध्यक्ष थे तो परंपरा यह है कि 2 बार तक अध्यक्ष रह सकता है, लेकिन एक साजिश के तहत गडकरी साहब को दूसरी बार अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया। वो अगर अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत प्रभावशाली अध्यक्ष होंगे और भारतीय जनता पार्टी में गुजराती बंधुओं का मनमानापन नहीं चलेगा। लेकिन देखते हैं, 30 तारीख तक इंतजार करते हैं कि मोदी, जब मोदी और मोहन भागवत मीटिंग करने जा रहे हैं तो ये रेशियो में दबाव किसका रहने वाला है? 50-50 रहेगा या कोई एक हावी हो सकता है इसमें? मुझे लगता है हावी होने की बात नहीं होगी, बल्कि आपस में ले और दे की बात होगी। एक सहमति बनाने की कोशिश होगी, इसमें हावी बनाने की कोई इसमें हावी हो नहीं सकता। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, शर्तें मानी जाएंगी सर? मोदी पूरी पावर, नरेंद्र मोदी पूरी पावर में है। मुझे लगता है कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, न तुम जीते न हम जीते टाइप का कोई रास्ता निकाला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर ये तय हो गया कि नरेंद्र मोदी हार गए तो सत्ता कमजोर हो जाएगी। अगर ये तय हो गया कि मोहन भागवत हार गए, नरेंद्र मोदी ने जो चाहा वो अपना चला लिया, तो आरएसएस कमजोर हो जाएगा और उसके मानने वाले, उसके चाहने वाले कहीं ना कहीं अपने को छला हुआ, अपने को कमजोर महसूस करेंगे। और आरएसएस और भाजपा दोनों मिलकर बिल्कुल ये न चाहेगी कि दोनों में से कोई भी कमजोर दिखलाई पड़े, ऐसा मेरा मानना है। और ये आपको 30 तारीख के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा। जी विनीता, 30 तारीख के बाद ये तो साफ हो जाएगा, लेकिन क्या अब लोगों को मिलेंगे, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा इनकी पार्टी को? क्योंकि सर ये क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ मोदी की नहीं है सर, यहाँ बात अमित शाह की भी है। अमित शाह का मतलब है मोदी, मोदी का मतलब अमित शाह, वो दोनों तो अलग अलग आदमी नहीं है। उनमें से कोई एक आदमी जो बात करेगा वो दोनों की बात ही मानी जाएगी। और मुझे यही, मैं जो कह रहा हूं बार बार, कि निश्चित तौर पर कोई एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी, जिससे दोनों में से कोई हारा हुआ महसूस ना करे, कोई जीता हुआ महसूस ना करे। इस तरह का कोई निर्णय निकल के आना चाहिए। बाकी देखते हैं मेरी ये बात सही साबित होती है या नहीं होती है, ये 30 तारीख के बाद मालूम पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी सर बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आपने नितिन गडकरी के ऊपर इशारा किया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो फिर ऐसे में तो योगी आदित्यनाथ की बल्ले बल्ले हो सकती है। दोनों के रिश्ते अच्छे हैं और अमित शाह यहाँ पर हाशिए पे जा सकते हैं। देखिए, दोनों अलग अलग कहानी है। नितिन गडकरी साहब के अध्यक्ष बनने का मतलब होगा कि अध्यक्ष पद की पावर को पूरी ताकत से इस्तेमाल होना, इसलिए बहुत बहुत आसान नहीं है कि नितिन गडकरी साहब अध्यक्ष बने। मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं। दूसरा जो दौर चल रहा है वो ये चल रहा है कि अध्यक्ष दलित होना चाहिए नंबर 1 पर, या पिछड़ा होना चाहिए। वो पॉलिटिक्स इस वक्त देश में बहुत बुरी तरह से हावी है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं में से कोई कार्ड चलाने की कोशिश होगी, बैकवर्ड या दलित। लेकिन अगर उसका कंपल्सन नहीं हुआ, तब मैं कह रहा हूं कि नितिन गडकरी साहब एक बेहतर ऑप्शन उस कंडीशन में हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी का पिंड छूट जाएगा कि जिसको सरकार में नहीं चाहते थे वो सरकार से बाहर हो जाएगा। नितिन गडकरी साहब का पिंड छूट जाएगा कि वो इनके नीचे जो ह्यूमिलेशन महसूस कर रहे थे वो बाहर हो जाएंगे। और नितिन गडकरी साहब चूंकि आरएसएस के ब्लू आई बॉय हैं, उनके बहुत खास हैं, तो आरएसएस को भी यह लगेगा कि उनका अध्यक्ष हो गया। इसमें सभी की जीत हो जाए, इसमें सभी की जीत हो जाएगी। एक नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी चलाया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संगठन के आदमी कभी नहीं रहे हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कोई संभावना नहीं है। अगर उनको यूपी से हटाया भी जाता है तो केंद्र का मंत्री भले बना दिया जाए। यद्यप योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि दिल्ली जाने के बजाय मैं गोरखपुर अपने मठ में जाना पसंद करूंगा, और इस तरह उन्होंने अपनी एक धमकी तरह की दे दी है। लेकिन अगर उनको फिर भी हटा दिया जाता है, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो फिर निश्चित तौर पर केंद्र का या तो मंत्री बनाया जाएगा या सचमुच लौट करके वो चले जाएंगे अपने मठ की तरफ। लेकिन उनको हटा करके, क्योंकि हिंदुत्व का वो भी एक चेहरा बन चुके हैं, उत्तर भारत में हम लोग उनको जानते हैं, हो सकता है हम उनको अंडरमाइन करते हो, उनको बड़ा ना मानते हो, लेकिन बाकी प्रदेशों में हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। क्या उनको हटाने का दाव चला जा सकेगा? ये थोड़ी सी एक इस पर अभी सवाल खड़े होंगे अभी। ये विनीता सर, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो वाकई में योगी आदित्यनाथ को हिलाना इतना आसान भी नहीं होगा,
क्योंकि तमाम तरह की तस्वीरें उनके साथ में सामने आ चुकी हैं। कई बार उनको दिल्ली लाने की कोशिश की जा चुकी है, कई बार उनको वहीं कमज़ोर करने की कोशिश की जा चुकी है। लेकिन जैसा आपने कहा कि बाकी प्रदेशों में वो एक मजबूती पा रहे हैं, जिस पर पिछले कई साल से योगी आदित्यनाथ काम भी कर रहे हैं। जी लोगों को पता नहीं चला, दिल्ली को पता नहीं चला कि वो दूसरे देशों में अपनी छवि को हिंदुत्व के आधार पर काफ़ी मजबूत बनाने की कोशिश कर चुके हैं। यहाँ नहीं पर एक बड़ा विनीता, योगी जी का जो रोज का बयान है, अब वो उन्होंने क्या आज बयान दे दिया कि राम मंदिर के लिए तो मैं अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गंवाने के लिए तैयार हूं। अब इस बयान का क्या अर्थ है? राम मंदिर तो बन चुका, राम मंदिर किसी पार्टी ने नहीं बनाया, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया तब बन रहा है, वो बन चुका है, करीब करीब पूरा होने की तरफ है, 2-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो राम मंदिर के लिए मैं अपनी कुर्सी भी गंवा सकता हूं, इस बयान का आज क्या अर्थ है? मुझसे आज किसी ने पूछा था, मैंने कहा था क्या इसका मतलब उनके हटने की सुगबुगाहट तेज हो गई है क्या? क्या वो पेशबंदी कर रहे हैं अभी से? कम उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा तो कर ही दिया। पेशबंदी कर रहे हैं क्या? लेकिन मैंने सवाल भी उठा दिया कि उनको हटाना क्या इतना आसान भी होगा? क्या ये रिस्क लिया जा सकेगा? पिछले चुनाव में उनकी नाराजगी भी एक बहुत बड़ा कारण थी। ये मैसेज चला गया था कि अगर नरेंद्र मोदी जी पूरी बहुमत से फिर सरकार बना लेंगे तो योगी जी को हटा देंगे। इस मैसेज के कारण ठाकुर समुदाय के जो लोग थे वो रिलेक्टेंट हो गए भाजपा की तरफ, और पिछली बार जो भाजपा के खिलाफ जो फैसला आया है उसमें उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, और उसमें योगी आदित्यनाथ ने बहुत बढ़ चढ़ करके उस चुनाव में अपनी काम करने की कोशिश भी नहीं की थी। तो वो एक परिणाम लोगों ने देखा हुआ है, वो रिस्क ले सकते। अभी चूंकि चुनाव बाकी बहुत दूर है, इसके ऐसे रिस्क लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि राजनीति में क्या होता है कि कल्याण सिंह से बड़े अभी तक इनमें से कोई नहीं है। जितने बड़े हिंदुत्व के पैरोकार और पहरेदार और उनका चेहरा कल्याण सिंह थे, उतना बड़ा अभी तक न योगी बन पाया है न और कोई बन पाया है। लेकिन कल्याण सिंह जी भी एक बार पार्टी जब बाहर चले गए तो बीजेपी को नुकसान तो हुआ, लेकिन 6 महीने बाद उनको फिर किसी ने नहीं पूछा, फिर उनकी हैसियत बिगड़ गई। तो अगर अभी योगी जी को हटा देते हैं ये, तो 5-6 महीने बाद लोग इनको भी भूल जाएंगे, क्योंकि राजनीति में कोई किसी को याद नहीं रखता, बहुत जल्दी लोगों की याददाश्त बड़ी छोटी होती है, लोग भुला दिए जाते हैं। लेकिन चुनाव के पहले अगर इनको हटाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और दिल्ली के बारे में फिर आखिरी में एक दोहरा दूं आपके दर्शकों के लिए कि जो भी निर्णय होगा, 2 बातें होंगी, दलित होगा या बैकवर्ड होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो भी फैसला होगा वो इस तरह होगा कि न आरएसएस हारा हुआ महसूस करे, न मोदी जी हारे हुए महसूस करें, और उसके आधार पर कोई निर्णय होगा। जी विनीता जी, किसकी हार किसकी जीत होगी, फैसले में जैसे नाम सामने आएगा पता लग जाएगा। अगर कोई नाम सामने जो भी आएगा और यह हार जीत पता लग भी नहीं पाएगी लोगों को, लेकिन फिर भी ये तय है कि वो पार्टी के बीच में पिसने को तैयार हो जाए, वो जो भी नाम होगा। विनीता, उससे भी बड़ा एक सवाल है। अभी आपने अपने प्रोमो में कहा था कि फला तारीख को सितंबर महीने में नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उस दिन नरेंद्र मोदी जी 75 साल पूरे कर लेंगे। 75 साल पूरे करने के नाम पर अडवाणी जी, जोशी जी इत्यादि इत्यादि बहुत सारे लोग सरकार से बाहर कर दिए गए और उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। अभी बड़ा फैसला खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं होना है, एक बड़ा फैसला ये भी होना है कि मोदी जी एग्जिट करेंगे कि नहीं, मोदी जी का एग्जिट प्लान क्या है, मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे या मोदी जी के लिए कोई और प्लान तय करके रखा गया है, या मोदी जी को एक इतना छूट दी जाएगी कि अगले राष्ट्रपति के चुनाव तक आप पद पर बने रहिए और उसके बाद आप राष्ट्रपति बन जाइए। क्या ऐसी कोई छूट दी जाएगी? ऐसे बहुत सारे फैसले अभी भविष्य के गर्भ में है, केवल अध्यक्ष पद फैसला नहीं है, उससे बड़ा फैसला मोदी जी का भविष्य है। जी सर, मोदी जी का भविष्य है। मोदी जी का भविष्य जैसे ही अपने रूल्स के मुताबिक चलेगा तो ये तय है कि आरएसएस और बीजेपी में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिलेगा, और उसके बाद पता चलेगा कि भविष्य में फिर और क्या आने वाला है, और बहुत कुछ होगा, फिर बहुत कुछ होने। विनीता, चलते चलते आखिरी बात भी आज की कर दूं, मोदी जी के हटने का इंतजार करिए, उसके बाद भाजपा में बहुत बड़ा विघटन दिखाई पड़ेगा। हाँ, तो ये भी एक बड़ा सवाल उठेगा उसके बाद कि क्या बीजेपी टूट जाएगी, क्योंकि कई सारे ऐसे नेता हैं जो मोदी जी के बाद अपनी लाइन का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।